की तैयारियों के बारे में बताऊं तो जो आज 500 प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में इसके आगे एक जीरो और लगने वाली है। यानी बहुत जल्दी आपको आरसीएम बिजनेस के अंदर 5000 प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे। अगर मैं यूं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा सर कि आने वाले टाइम में एक सुई से लेके अगर जहाज भी आपको खरीदना होगा ना, तो माय डियर फ्रेंड्स आरसीएम बिजनेस से आपको मिलने वाला है। इस तरह की कंपनी की तैयारियां चल रही है। एक प्रोडक्ट से शुरुआत होती है, आज कंपनी 500 प्रोडक्ट बना रही है। अगर 25 साल पहले हम बात करें तो सर आरसीएम का केवल मात्र एक शोरूम, एक दुकान भीलवाड़ा के अंदर होती थी, लेकिन पिछले 25 सालों में हिंदुस्तान की चारों दिशाओं में आरसीएम ने अपनी कामयाबी के झंडे फहराना शुरू कर दिए। आज जैसे बीसी सर कहते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, काजीरंगा से लेके कच्छ भुज, हिंदुस्तान की चारों दिशाओं में जहां जहां पे हमारी सरकार का तिरंगा लहराता है, वहां पे आरसीएम आपको चलता हुआ नजर आएगा। तो आज एक दुकान से शुरू होने वाली कंपनी पूरे भारत में 15,000 से ज्यादा इसके पिकअप सेंटर वंडरवर्ड और वंडरवर्ड भी खोल चुकी है। जो कारवां, जो सिस्टम, जो इंडस्ट्री, एक इंसान की सोच, टीसी छापड़ा जैसे इस आरसीएम बिजनेस की प्लानिंग शुरू होती है। धीरे धीरे ये बिजनेस लोगों के समझ में आने लगा। आज आप और मेरे जैसे 4 करोड़ से ज्यादा लोग आरसीएम को ज्वाइन कर चुके हैं सर। लगभग हर महीने 1 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग आज आरसीएम में होती है। अगर हम बात करें कंपनी के टर्नओवर की तो पहले महीने 50,000 रुपए के टर्नओवर से शुरू होने वाली कंपनी आज लगभग हर महीने 200 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबार करती है। साथियों, मजे की बात ये नहीं है, आज मजे की बात ये नहीं है साथियों कि 200 करोड़ का कंपनी कारोबार करती है। इससे भी ज्यादा कारोबार करने वाली कंपनियां आपको मार्केट में और भी बहुत सारी मिलेगी। टाटा, बिरला, बजाज, अंबानी, अडानी, है ना, वो इससे भी कई गुना ज्यादा कारोबार करते हैं। लेकिन आरसीएम की खास बात यह है कि आरसीएम अपने टोटल टर्नओवर का लगभग बीच के बिचौलियों में जाने वाला, क्योंकि आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है जहाँ पे फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचाती है, और वही बीच के बिचौलियों में जाने वाला लगभग 50% पैसा ये अपने ग्राहकों के घर में वापस दे देती है। यानी आप अंदाजा लगाइए सर, अगर कंपनी 200 करोड़ की सेल करती है तो लगभग 100 करोड़ रुपया अपने आम डिस्ट्रीब्यूटर, आम ग्राहकों के घर में वापस आता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताया। अब साथियों मैं थोड़ा सा आपको मेरे बारे में बताना चाहूंगा। मैं रूपराम रिवाड़िया, राजस्थान के छोटे से डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर का रहने वाला। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो 4 बहन भाइयों के परिवार में मैं सबसे छोटा। 2 मेरी बड़ी बहनें हैं, एक मेरे बड़े भैया हैं। मैं उस परिवार में सबसे छोटा हूं। मम्मी पापा को मिलाया जाए तो टोटल 6 मेंबर का हमारा परिवार, एकदम गरीब परिवार के रहने वाले। हमारे परिवार में ना तो कोई जमीन जायदाद थी, ना कोई सरकारी नौकरी थी, ना हमारे पास किसी तरह की कोई अदर प्रॉपर्टी थी। हमारे पापा जी की बात करें तो एक कपड़े की दुकान के आगे बैठ के कपड़े सिलाई करने का काम करते थे, यानी कि टेलरिंग। आप अंदाजा लगाइए सर, जो बंदा कपड़े की दुकान के आगे बैठ के सिलाई करता है वो कितने पैसे कमाता होगा साहब, है ना। तो 2 टाइम का खाना कभी बनता था, कभी वो भी नहीं बन पाता था। 10 रुपए भी खर्च करने होते थे ना, तो हमारे परिवार वाले 20 बार सोचा करते थे कि यार यहाँ पे 10 रुपए खर्च करें या फिर हमारा ऐसे ही काम चल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एकदम गरीबी के अंदर, एकदम बड़े मुश्किल हालातों में घर वालों ने जैसे तैसे करके पाल पोस के हमें बड़ा किया। अगर मैं एजुकेशन आपको बताऊंगा, कई लोगों को भरोसा नहीं होगा, कई लोगों को मेरी बात झूठ लगेगी, कई लोगों को लगेगा यार ये अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी झूठ मार रहे हैं, लेकिन नहीं सर, ये सच्चाई है सर। मैं केवल अंडर मैट्रिक 8 क्लास पढ़ा लिखा हूँ। 8 क्लास पढ़ाई करने के बाद मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि बेटा अगर इससे आगे तुझे और पढ़ाई करनी है ना, तो पढ़ाई के साथ साथ तुझे कोई काम करना पड़ेगा। मैंने पाठक जी आज जब मैंने पढ़ाई को छोड़ा 14 साल की उम्र में, मैंने मेरे दिल दिमाग से सवाल किया और मैंने ये सवाल मुझसे मेरे अपने आप से पूछा। मैंने कहा रूपराम, आज हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो अगर आप किसी से भी पूछने जाओ कि आपकी समस्या बताइए, हर इंसान लंबी चौड़ी समस्याओं की लिस्ट लेके बैठा है। लेकिन अगर एक बड़ी समस्या पे आज हम बात करें तो हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है जिसका नाम है बढ़ती हुई बेरोजगारी। आज की तारीख में हमारा हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पे 65% से ज्यादा युवा लोग आपको मिलेंगे, यानी कि नौजवान मिलेंगे। आज डिग्रियों की अगर बात करें ना, हमारे सामने हमारे बहुत ही प्यारे साथी, पहले मुलाकात भी हो चुकी है, अवधेश भाई भी दिखाई दे रहे हैं, वीडियो ऑन करके प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। वेलकम है सर आपका सर। तो बताना चाहेंगे अवधेश सर, आज 65% हमारे देश में नौजवान है, युवा है। अगर डिग्रियों की बात करें तो एमए, बीए, बीएड, बीटेक, इंजीनियरिंग जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी लोग अपने ऊपर बेरोजगारी का ठप्पा लगा के बैठे हैं। मैंने अपने आप से सवाल पूछा, मैंने कहा रूपराम,
आज के इस टाइम में अगर तू 10-12 क्लास पढ़ भी जाएगा ना, तो 10-12 क्लास पढ़े लिखे को मार्केट में आज की तारीख में हमारी सरकार चपड़ासी की नौकरी भी देने के लिए जब तैयार नहीं है, क्योंकि चपड़ासी भी आज अगर बनना हो ना, तो उसके लिए भी मेरे दोस्त ग्रेजुएशन मांगी जाती है, उसके लिए भी बड़ी बड़ी डिग्रियां मांगी जाती है, जबकि चपड़ासी के अंदर, चपड़ासी के काम में किसी पढ़ाई और डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे ये लगा कि यार आज इस माहौल को देखते हुए क्या बात है सर, आप सब लोगों ने प्रयास किया, 1000 लोगों का ये स्लॉट फुल हो चुका है। तमाम सीनियर साथियों को बहुत बहुत बधाई हो, आप अपने लिए शानदार वाली ताली बजा सकते हैं, हमारा 1000 लोगों का स्लॉट फुल हो गया। तो साथियों, मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा, मैंने कहा यार इससे आगे कुछ बनने वाला है नहीं, क्यों ना इस पढ़ाई को यहीं पे टाइम से ड्रॉप करके कोई ना कोई धंधा कर लिया जाए। अब जब भी कोई इंसान पढ़ाई छोड़ता है ना, आप लोगों ने भी कम की हो ज्यादा की हो, आपने भी पढ़ाई छोड़ी होगी। पढ़ाई छोड़ने के बाद में कहीं ना कहीं अवधेश सर, हर इंसान के पास काम करने के लिए 4 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये होता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर पुश्तैनी काम, जिसे खेती बाड़ी बोला जाता है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, बड़ी मात्रा में यहाँ पे खेती बाड़ी होती है। अगर हम चाहें तो खेती बाड़ी से भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो रास्ता बंद था, क्योंकि घर वालों के पास जमीन जायदाद के नाम पे कुछ था ही नहीं। तो पहला रास्ता मेरे लिए बंद हो गया कि खेती नहीं कर सकते। अब खेती अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा रास्ता हमारे पास होता है कि हमारे घर वाले हमें कुछ पैसा देके मार्केट में कोई धंधा करवा दें, कोई बिजनेस करवा दें। तो मेरे पापा जी टेलरिंग का काम करते थे, उनके पास मुझे देने के लिए 10,000 रुपए भी नहीं थे, यानी मैं अपना बिजनेस भी कर नहीं सकता था। तो मेरे पास खेती वाला रास्ता बंद हो गया। ध्यान से सुनिए सर, पहला रास्ता खेती वाला मेरे लिए बंद था, दूसरा रास्ता है ना अपना पैसा लगा करके काम धंधा करने वाला रास्ता भी मेरे लिए बंद हो गया। अब मेरे घर वाले तीसरा काम मुझे पता है क्या बोलते थे, मुझे बोला करते थे, बेटा एक काम करो, हाथ का कोई काम सीख लो, यानी तुम मिस्त्री बन जाओ। आई नो वेरी वेल, आज इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे अपने हाथ का काम करने वाले मिस्त्री लोग बैठे होंगे जो मेरी बात को सुन रहे होंगे। हम सब लोग ये जानते हैं कि मिस्त्री वाले काम में ना तो कोई डिग्री चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए। 5 साल 10 साल धक्के खाने के बाद में हम दिहाड़ी कमाने वाले एक मिस्त्री मजदूर बन जाएंगे। 500-400 रुपए दिहाड़ी हमें मिलने के लिए तैयार हो जाएगी साहब। अब ये काम चाहता तो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि यार मिस्त्री वाले काम में मेरे हाथ साफ नहीं रहेंगे, मिस्त्री वाले काम में मेरी पैंट की क्रीज बढ़िया नहीं रहेगी। और मुझे जो है ना सर, बचपन से ही बढ़िया कपड़े पहन के एकदम टिप टॉप रहने का शौक था। तो मुझे कहा यार ये काम तो अपने करना नहीं है। अब ले दे करके साथियों, फाइनली मेरे पास चौथा रास्ता बच गया, और वो रास्ता ये था जिसे आज हमारे देश के 90% लड़के और लड़कियां अपनाते हैं। रास्ते को अगर मैं उस नाम की अगर बताऊं ना, सुनने में वो नाम बड़ा अच्छा लगता है, JOB, जॉब। आज कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हमारे देश के नौजवान लड़के और लड़कियां बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की छोटी मोटी कोई ना कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। साथियों, और कोई रास्ता मेरे पास में था नहीं, घर वालों ने संस्कार बढ़िया दिए थे, इसलिए जिंदगी में कभी कोई गलत काम किया नहीं। तो घर वालों के संस्कारों को देखते हुए हमने उस प्राइवेट जॉब को चुन लिया। 400 रुपए महीने से मेरी जॉब की शुरुआत होती है। 15 साल नौकरी करने के बाद मुझे 2,500 रुपए महीने का मिलने लगा। लेकिन 15 सालों की उस नौकरी से एक चीज मेरे दिल दिमाग को समझ में आ गई कि रूपराम भाई, अगर इस नौकरी को हम जिंदगी भर भी करते रहे तो ये नौकरी हमारे ड्रीम पूरे नहीं कर पाएगी। हाँ, दाल रोटी का जुगाड़ हमारा चलता रहेगा, लेकिन सपने यहाँ से पूरे होने वाले नहीं है, ड्रीम यहाँ से पूरे होने वाले नहीं है। और मेरे तो साथियों बचपन से बड़े बड़े ड्रीम थे। अगर जिंदगी ने मौका दिया, बड़ा बंगला बनाएंगे, बड़ी लंबी सी गाड़ी लेके आएंगे, बड़ा बैंक बैलेंस हमारे पास होना चाहिए। अगर मार्केट में कभी घूमने के लिए जाएं और कोई चीज पसंद आ जाए तो खरीदने के लिए कभी समझौता नहीं करना पड़े। अगर चीज पसंद आ जाए तो खरीदने की हिम्मत और खरीदने की औकात हमारी होनी चाहिए। इस तरह के मेरे दोस्त, मैंने बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन 2,500 की नौकरी से साहब दाल रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। लेकिन साहब मरता क्या ना करता, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हमारे देश में कहावत बनाई गई है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मरता हुआ क्या ना करता। तो और कोई हमारे पास में रास्ता नहीं था। ले दे के 15 साल से नौकरी कर रहे थे, लेकिन चलते चलते आज से 12 साल 10 महीने पहले, जी हाँ साथियों, आज से 12 साल 10 महीने पहले 10 जनवरी 2013 ये RSM बिजनेस मेरी जिंदगी के अंदर दस्तक देता है। बताने वाले ने शुरू में बड़ी बड़ी बातें बताई, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। बताने वाले ने तो ये बताया सर बड़े बंगले बनेंगे, बड़ी गाड़ियां आएंगी, बड़े घोड़े बनेंगे, आपकी जिंदगी का हर सपना यहाँ से पूरा होगा। मुझे साहब भरोसा नहीं था। मुझे लगा यार राशन खाने से और बातें करने से भी कभी जिंदगी बदलती है।
राशन खाने से, लोगों को बताने से कभी लाखों रुपया इनकम आती है। और अगर ऐसा ही इनकम आ रही होती ना, तो फिर वो बच्चे बेवकूफ हैं जो अपनी डिग्रियों पे लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। फिर वो माँ बाप बेवकूफ हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 20-20 साल की तपस्या करते हैं। फिर तो सबको आरसीएम कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राशन खाने से पैसा आता है, यहाँ पे तो लोगों से बातें करने से पैसा आता है। कहीं ना कहीं उस टाइम मैं भी सही था और ये बिजनेस भी सही था। क्यों बिजनेस सही क्यों था? बिजनेस सही इसलिए था क्योंकि आरसीएम के बारे में कहा जाता है ये 21वीं सदी का, जी हाँ साथियों मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस 21वीं सदी का, नए जमाने का एक नया बिजनेस है। और आज तक हमने अपनी आंखों से, ये जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हैं। एक अमरल्ड अचीवर मनोज कुमार जी मेरी बात को सुन रहे हैं, मनोज कुमार वर्मा जी। तो मनोज भाई, आज तक हमने क्या है, अपनी आंखों से लोगों को खेती करते देखा है, नौकरी करते देखा है, मजदूरी करते देखा है ना, दिहाड़ी करते हुए देखा है। लेकिन आज तक हमने कभी किसी को बिना पैसे लगाए लाखों करोड़ों रुपए महीने की इनकम लेते हुए कभी नहीं देखा। तो हमें इस सिस्टम के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं होता है, क्योंकि आरसीएम है ना, परिवर्तन है साहब। आरसीएम इस देश का, इस संसार का एक परिवर्तन है। और कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम होता है। जब भी हमारे देश में कोई परिवर्तन हुआ, हम उसे जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं साहब। जब भी कोई नई चीज हमारे सामने आती है, हम पहले, मेरे दोस्त, उसका विरोध करते हैं साहब। तो मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो साहब मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन राजस्थान का मारवाड़ी आदमी हूँ। प्लान समझने के बाद में एक चीज मुझे समझ में आई कि रूपराम भाई, इसमें जाने के लिए कुछ नहीं है, इसमें रूपराम भाई खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर चल गया तो बढ़िया, एक बार करके देख लेते हैं। अगर चल गया तो बढ़िया, वरना 2500 की नौकरी तो हम कर ही रहे हैं। तो साहब मैंने आरसीएम बिजनेस को तुरंत प्रभाव से ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आरसीएम के प्रोडक्टों को यूज करना शुरू किया, और यूज करने से मुझे दो चीजें पता लगी। पहली, इसकी क्वालिटी नंबर 1 है। आप सारे लोग आरसीएम का सामान यूज कर रहे हो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आरसीएम का हर प्रोडक्ट साहब क्वालिटी नंबर 1 हमें दे रहा है साहब। तो मुझे पहली जानकारी ये मिली कि क्वालिटी नंबर 1 है। दूसरी, मेरे जीवन में घटना ये हुई कि मुझे 933 रुपए की इनकम भी आई। अब जब 933 रुपए की इनकम आई, तो मुझे जिंदगी में पहली बार एक झटका लगा, यार रूपराम भाई, राशन खाने से पैसा आ रहा है। हेलो, अरे देख, कितनी हैरानी करने वाली बात है साहब। अरे नौकरी करने से नहीं सर, खेती करने से नहीं सर, दिहाड़ी मजदूरी करने से नहीं सर, किसी के यहाँ पे जाके अपने आप को बेचने से नहीं सर, राशन खाने से पैसा आ रहा है। कितनी बड़ी बात है साहब। 900 रुपए की इनकम आई, थोड़ा बिलीव लेवल बढ़ा, और बिलीव लेवल बढ़ने के बाद में मैं सीधा मेरे सीनियर के पास में गया। और लकीली मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे सीनियर, मेरे मेंटर, मेरे हमदम, जिनकी अंगुली पकड़ के मैंने चलना सीखा। वैसे तो मेरी कामयाबी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे लोगों का रोल रहा, लेकिन एक ऐसे साथी जिन्होंने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया, जिन्हें आज आप पूरे हिंदुस्तान में फायर लीडर के नाम से जानते हो, आदरणीय, अनुकरणीय श्रीमान जय नारायण कुकड़ा सर। एक बार हम चाहेंगे उनके लिए भी जोरदार वाली ताली बजा दीजिए सर। मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं। तो आदरणीय जय नारायण कुकड़ा सर के पास में मैं गया, मैंने जाके सवाल पूछा। मैंने कहा सर, इससे ज्यादा पैसे और आ सकते हैं? उन्होंने बोला बिल्कुल रूपराम भाई, इससे ज्यादा पैसे भी आ सकते हैं। मैंने कहा मुझे बताइए सर, करना क्या पड़ेगा? उन्होंने बोला सर, इस बिजनेस को सीखना होगा। मैंने कहा सर, सीखने से लाखों रुपया आएगा? उन्होंने बोला बिल्कुल आएगा। अब मैं साथियों यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में बैक टू पवेलियन क्यों हो जाते हैं, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है ना सर, अपने दिमाग से आरसीएम करने का प्रयास करते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर वाले दिमाग से करोगे, अगर आप एक टीचर हो तो टीचर वाला दिमाग लगाओगे, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो हाउस वाला दिमाग लगाओगे। यानी हर इंसान इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाने का प्रयास करता है। जबकि साथियों बताना चाहेंगे, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए आज लेसन नंबर 1 ये कहता है, आप अपना दिमाग मत लगाइए, सिस्टम को यूज करिए सर। जो आदमी इस बिजनेस के अंदर पहले से कामयाब है, उस कामयाब इंसान के दिमाग को यूज करिए। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे मेरी अपलाइन मुझे बोलती गई, मैं वैसे वैसे करता गया, कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। मेरी अपलाइन ने अगर मुझे ये बोल दिया कि रूपराम भाई इस मीटिंग में आना है, यस सर, ये किताब पढ़नी है, यस सर, भीलवाड़ा एकेडमी में जाना है, यस सर, इस एनिवर्सरी में आपको जाना है, यस सर। मेरी अपलाइन ने मुझे एक ही चीज सिखाया कि इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए 5 से लेकर के 10 साल के लिए यस सर के मोड में आ जाइए साहब।
अपनी पढ़ाई, अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना रुतबा, अपना लेवल, इन सारी चीजों को साइड में करके 5 से लेके 10 साल के लिए अपनी ग्रोइंग एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के सामने जाके 100% सरेंडर हो जाइए और जो भी आपकी अपलाइन आपको बोले एकदम यस सर के मोड में आ जाइए। और मैंने एक बात स्वर्गीय सतीश पंडित से सुनी थी। सतीश पंडित जी कहा करते थे, अगर आपकी अपलाइन आपको ये बोले कि रात को 2 टाई लगा के सोने से, मैंने भी ये 1 टाई लगा रखी है, आप लोगों ने भी 1 टाई लगा रखी है, अगर आपकी अपलाइन आपको ये बोले कि रात को 2 टाई लगा के सोने से बढ़िया नींद आती है, तो भाई दिमाग मत लगाना। हेलो, दिमाग मत लगाना साहब। अगर अपलाइन ने बोला है तो जरूर शायद नींद बढ़िया ही आती होगी। आप 2 टाई लगा के सो जाइए साहब, दिमाग मत लगाइए। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर, दिमाग लगाते हैं सर, अपने तरीके से करने का प्रयास करते हैं साहब। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, सिस्टम को यूज किया, अपलाइन की बातों को माना, लगातार इस बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू किया। अब साहब एक नए इंसान के सामने जो चैलेंज रहते हैं वो मेरे सामने भी रहे। शुरू में लोग जुड़ते कम थे, मजाक ज्यादा उड़ाते थे, साथ कम देते थे, ताने ज्यादा मारते थे। पहले तेरा चेक देखेंगे, तेरी गाड़ी देखेंगे, पहले तू अमीर बन जा, है ना, पहले तू कामयाब हो जा, उसके बाद हमें बताने के लिए आना। सब दुनिया भर की बातें लोगों ने बोली, लेकिन हम इस बिजनेस के अंदर डटे रहे। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हेलो, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हटने से नहीं आने वाली, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी साहब मैदान में डटने से आने वाली है। और गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर क्या बोलते थे, जो डटा रहा वो रूबी स्टार। हेलो, जो डटा रहा मेरे दोस्त वो रूबी स्टार बनेगा। तो साथियों मैं इस बिजनेस के अंदर डटा रहा, जिसके कारण आज मैं रूबी जैसे लेवल पे हूँ। करोड़ों रुपए का मेरा बिजनेस होता है, लाखों रुपए की मेरी इनकम है। 900 रुपए से इनकम की शुरुआत हुई, हाईएस्ट इनकम 3,72,000 रुपए भी ले चुका हूँ। आज एवरेज इनकम जो मेरे परिवार में आती है वो लगभग 2 लाख से लेके 3 लाख रुपए के बीच में आती है। पिछले 12 साल में अगर टोटल इनकम अगर जोड़ ली जाए तो इस महीने की इनकम को मिला दें, अब तक मेरे परिवार में साहब 2,90,00,000 रुपए इनकम आ चुकी है। और मैं आज इतने लोगों को चैलेंज के साथ ये बात बोलने वाला हूँ, मैं आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए महीने का आरसीएम से कमाऊंगा। कोई दुनिया की ताकत मुझे रोकने वाली नहीं है, कोई दुनिया की ताकत मुझे रोकने वाली नहीं है साहब। मैं आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए महीने का कमाऊंगा। तो चलिए साथियों, ये मैंने थोड़ा सा मेरे बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया। अब हम बातचीत करते हैं इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो निकाल लीजिए डायरी और पेन, नाउ वेबिनार इज स्टार्ट। अगले 30 मिनट में हम जानकारी लेंगे कि इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो साथियों, सबसे पहला मेरा अनुभव जो कहता है, जो पिछले 12 साल और 10 महीने जो मैंने आरसीएम बिजनेस को दिए, और इस बिजनेस में मैं उन सारे लोगों से मिला हूं सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, लोग 500 रुपए महीने से लेके इसी बिजनेस में मैंने 50-50 लाख रुपए कमाने वाले रवि शर्मा, सुरेंद्र बस जैसे लोगों से मैं मिला हूं सर, है ना, जो आज एक महीने का सर 50-50 लाख रुपया कमाते हैं। तो आज तक मेरे 13 साल के अपने अनुभव से जितने कामयाब लोगों से मैं मिला हूं, जितनी मैंने किताबें पढ़ी है, जितने मैंने वीडियो सुने हैं, जितने भी मैं देश और दुनिया के कामयाब लोगों को जानता हूं सर, उन सारे कामयाब लोगों की एक कॉमन बात अगर मैं आपको बताऊं ना, चाहे वो आरसीएम करें या नहीं करें, जितने भी देश और दुनिया के कामयाब लोग आपको दिखाई देते हैं, उन कामयाब लोगों की सबसे पहली बात ये होती है सर, अगर आप जिंदगी के किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो। एक बार धीरू भाई अंबानी से ये सवाल किसी ने पूछा कि सर हमने सुना है कि 50 साल की उम्र में आप एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे। धीरू भाई अंबानी ने जवाब दिया, बिल्कुल करता था। और 70 साल की उम्र में, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, वो दुनिया छोड़ के चले गए थे। और बीच वाले 20 सालों में 50 साल की उम्र में नौकरी की, और 70 साल की उम्र में जब धीरू भाई अंबानी दुनिया छोड़ के गए तो अपने बच्चों के लिए 65,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य छोड़ के गए। हेलो, बीच वाले 20 सालों में उस इंसान ने जो बचपन से सपना देखा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, धीरू भाई अंबानी ने जो सपना देखा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, बीच वाले उन 20 सालों में उन्होंने रिलायंस जैसी कंपनी को जन्म दिया और अपने बच्चों के लिए मरते मरते टाइम 65,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य छोड़ के गए। एक बार पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, उन्हें बोला सर आपकी कामयाबी का राज क्या है? तो धीरू भाई अंबानी ने बोला कि जिंदगी में जब भी आप कोई काम करो ना, और अगर आप किसी भी काम के अंदर अगर बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो, टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, अगर कामयाबी के झंडे गाड़ना चाहते हो ना, अगर नेशनल लीडर बनना चाहते हो, लोगों के दिलों की धड़कन बनना चाहते हो, तो मेरे दोस्त आप उस बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए जब भी आप कोई धंधा करोगे, आपके सामने 2 सवाल होंगे। नंबर 1, मुझे ये काम कैसे करना है, और नंबर 2, मुझे ये काम क्यों करना है।
तो धीरूभ भाई अंबानी ने ये जवाब दिया कि बड़ी कामयाबी का राज है काम कैसे करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काम क्यों करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आज अगर आरसीएम बिजनेस में मैं आपको बताऊं ये बिजनेस कैसे करना है, ज्यादा ज्यादा इस पे हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर। आप गुरुकुल में आइए, आपको पता लगेगा आरसीएम कैसे कर सकते हैं। आप किताबें पढ़िए सर, आपको पता लगेगा आरसीएम कैसे कर सकते हैं। किसी भी अपलाइन के पास जाइए, किसी भी सेमिनार में जाइए, किसी भी ट्रेनिंग में जाइए, है ना, आपको कोई भी इंसान ये बता देगा कि आरसी में कामयाब होने के लिए क्या क्या करना होगा। लेकिन साथियों क्या 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 करना है, कैसे करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो गया, जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, जिस दिन इस बिजनेस को करने का आपका रीजन क्लियर हो गया, और मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो इस बिजनेस को करने का आज अपनी डायरी के फ्रंट पेज पे एक रीजन बनाइए, एक रीजन लिखिए। आपका गोल क्या है भाई, आपका ड्रीम क्या है भाई, आपके जिंदगी की ऐसी कौन सी कमी है, कौन सा कारण है, कौन सी वजह है, किस लिए आप आरसी बिजनेस को करना चाहते हो। एक बड़ा गोल बनाइए सर, है ना। सबसे पहले नंबर पे एक बड़ा गोल बनाइए और अपनी डायरी के फ्रंट पेज पे लिखिए, मैंने आरसीएम बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया है, ये मेरी जिंदगी का गोल है, ये मेरी जिंदगी का ड्रीम है, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है जिसको पूरा करने के लिए मैं आरसीएम बिजनेस में आया हूं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आप एक बड़ा सा गोल बनाइए सर। बीसी सर क्या कहते हैं, आपने बीसी सर को कई बार सुना होगा। बीसी सर कहते हैं जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। हेलो, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। हमारे महावीर सर एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, लक्ष्य ना होता है जिनका जीवन में, ध्यान से सुनिएगा सर, महावीर सर कहते हैं लक्ष्य ना होता है जिनका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। आप कभी पानी में पड़े हुए सूखे पत्तों को देखना, जिनका जिंदगी में अपना कोई लक्ष्य नहीं है सर, जहां से हवा का झोंका आएगा वो उसी तरफ चल पड़ेंगे, जिधर से हवा का झोंका आएगा वो उधर उधर ही चल पड़ेंगे। यानी उनकी अपनी जिंदगी का कोई टारगेट नहीं है, कोई मकसद नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं सर, हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है ये मानव जन्म 84 लाख जन्मों को जीने के बाद मिलता है। हेलो, ये मानव जन्म साहब 84 लाख जन्मों को जीने के बाद में मिलता है। कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा ने हमें पैदा करने के लिए साहब करोड़ों रुपए खर्च किए। अगर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स को अगर मैं साइंस और डॉक्टरी की भाषा में बोलूं, अलग अलग करके बेचा जाए, लीवर, किडनी, आंखें, दिल, इन सारी चीजों को साहब अलग अलग करके बेचा जाए तो साहब इंटरनेशनल मार्केट में शायद करोड़ों रुपए आपको इसके मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ सर, परमपिता परमात्मा ने हमें पैदा करने के लिए हम सब लोगों पे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, अगर उस परमपिता परमात्मा ने करोड़ों रुपए खर्च करके इस धरती का, इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का अगर सबसे बढ़िया जन्म इंसान का आपको देके भेजा है, इसका मतलब ये है साहब जरूर कुछ बड़ा करने के लिए भेजा था। हेलो, जरूर मेरे दोस्त कुछ अलग से करने के लिए भेजा था, जरूर कुछ बड़े टारगेट के लिए हमें भेजा था। लेकिन आज यहाँ पे हम आ गए, हमारा कोई टारगेट ही नहीं है सर। अगर मैं 90% लोगों से ये सवाल पूछ लूं, मैं कई बार मेरे सेमिनार में पूछ भी लेता हूं कि सर जिंदा क्यों हो, 90% लोग मुझे इस सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं, हम जिंदा क्यों हैं। हेलो, तो मैं बताना चाहूंगा साहब, लोग 90% लोग जिंदा इसलिए हैं क्योंकि अभी मरे नहीं है। 90% लोग अभी जिंदा इसलिए हैं क्योंकि सांसें चल रही हैं। अदरवाइज मेरे दोस्त जिंदा रहने का कोई कारण नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। तो सबसे पहले एक बड़ा टारगेट बनाइए सर कि मुझे आरसीएम करना इसलिए है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त एक बड़ा टारगेट बनाइए। अब आपने सबसे पहले अपनी डायरी पे एक बड़ा टारगेट नोट किया, अपलाइन को जाके बताइए कि सर मैं आरसीएम को इसलिए कर रहा हूं सर, ये मेरा गोल है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा टारगेट है, और मुझे हर हाल में, हर काल में, हर माहौल में, हर परिस्थिति में सर मुझे ये गोल अचीव करना है। आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, बस सर मेरा ड्रीम पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपने एक बड़ा ड्रीम बनाना है। अब ड्रीम बनाने के बाद में आपने अगला काम क्या करना है, अपनी एलओएस में, यानी जो भी आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जहां पे आपकी आईडी लगी हुई है, अपनी एलओएस के अंदर एक ऐसी अपलाइन को चुनिए जो जिसमें 3 तरह की क्वालिटी हो जो अपलाइन के बारे में बताई जाती है। अपलाइन की क्वालिटी का मतलब क्या है, अपलाइन का मतलब क्या, अपलाइन का मतलब ये नहीं होता है आपके फॉर्म पे स्पॉन्सर नंबर किसका डला हुआ है। हेलो, स्पॉन्सर मेरे दोस्त आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन अपलाइन की परिभाषा यहाँ पे होती है जो ग्रोइंग हो,
जो एक्टिव हो और जो इफेक्टिव हो, यानी अपलाइन की यहाँ पे 3 परिभाषाएं बताई जाती है, जो ग्रोइंग हो, एक्टिव हो, इफेक्टिव हो। अपनी अपनी एलओएस में, अपनी अपनी अपलाइन में एक ऐसी अपलाइन को चुनिए और उस अपलाइन के सामने जाके 100% सरेंडर हो जाइए। फिर बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे जैसे वो अपलाइन आपको बोलती जाए आप वैसे वैसे करते जाइए। मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूंगा आरसीएम के सबसे बड़े पिन अचीवर डॉक्टर सुरेंद्र वत्स का। एक बार गोवा में सर मेरी उनसे मुलाकात हुई, पाठक जी। एक बार मैं गोवा के अंदर सुरेंद्र वत्स से मिला, मैंने वत्स साहब से सवाल पूछा, मैंने कहा सर आपकी कामयाबी का राज क्या है? अरे यकीन नहीं मानेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के वो लीजेंड हैं, पूरे दुनिया के अंदर लोग उनको जानते हैं सर। आरसीएम के अंदर सबसे बड़े अचीवर, 50 लाख रुपए महीने से ज्यादा की इनकम। वत्स साहब ने इस लाइन का एक लाइन में बड़ा सिंपल जवाब दिया। वत्स साहब ने ये बोला कि मेरी अपलाइन मिस्टर मुकेश कोठारी जैसे जैसे मुझे कहती गई मैं वैसे वैसे करता गया और आज मैं डायमंड बन गया। लो साहब, कामयाबी का कहते हैं साहब छोटी मगर मोटी बात, एक लाइन के अंदर अपनी कामयाबी का राज वत्स साहब ने बता दिया कि मेरी अपलाइन मुकेश कोठारी, मेरी अपलाइन मुकेश कोठारी, अगर आज लेवल चेक करोगे तो वत्स साहब का लेवल बड़ा है। वत्स साहब डायमंड है, लेकिन मुकेश कोठारी जी डायमंड नहीं है, वो स्टार सफेयर लेवल पे ही है। लेकिन वत्स साहब आज भी उन्हें अपना आदर्श, अपनी अपलाइन, अपना रोल मॉडल, अपना गुरु, अपना सब कुछ मानते हैं साहब। तो वत्स साहब ने ये बोला कि मेरी अपलाइन जो जो मुझे कहती गई मैं वैसे वैसे करता गया, आज आपके सामने हूं। तो कहने का मतलब ये है साहब, सबसे पहले एक बड़ा गोल बनाइए। नंबर 2, अपनी एलओएस में एक अपलाइन को डिसाइड करिए और उसके सामने जाके 100% सरेंडर हो जाइए। जैसे जैसे वो कहते जाए अपना दिमाग लगाए बगैर वैसे वैसे करते जाइए। और आप लोग ही कई बार ये उदाहरण देते हो ना, आप लोग ही अपनी मीटिंग में कई बार ये उदाहरण देते हो कि एक कामयाब इंसान अगर 10 कदम चलने के बाद मान लीजिए कामयाब हो गया, मान लीजिए सर मैं हूं, आप हो, डीके सर का उदाहरण ले लेते हैं सर। डीके सिंह जी ने आरसीएम को ज्वाइन किया और वो 10 कदम चले, 0 से शुरुआत हुई, 10 कदम चले, आज वो रूबी अचीवर है सर। और अगर वो 10 कदम चलने के बाद में अगर कोई भी इंसान कामयाब हो जाता है तो आप लोग ये उदाहरण देते हो कि कामयाब लोगों के नक्शे कदम पे चलने से, कामयाब लोगों के कदमों में कदम रखने से आप भी कामयाब हो सकते हो। तो मेरे दोस्त, सब कामयाब लोगों के कदमों पे कदम रखने से, उनके नक्शे कदम पे चलने से अगर हम कामयाब हो सकते हैं तो फिर अपना दिमाग क्यों लगाना? मुझे बताइए सर, फिर अपना दिमाग क्यों लगाना? तो नंबर 1 बड़ा ड्रीम बनाइए, बड़ा गोल बनाइए। नंबर 2, अपनी अपलाइन में एक एलओएस को डिसाइड करिए, उसके सामने जाके 100% सरेंडर हो जाइए। नंबर 3 मेरे दोस्त, आपको क्या करना है? डेली एक्शन। देखिए इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अकेले से आरसीएम के नारे लगाने से कामयाबी आने वाली नहीं है। ये बड़ी टाई लगाने से, बड़ा सूट लगाने से, मीटिंग में जाके आगे बैठने से, ये डायरियां भरने से, यहाँ पे बहुत सारे लोग डायरियां भर रहे हैं सर, मेरी बातों को नोट कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है, भरनी चाहिए, क्योंकि किसी कामयाब इंसान ने कहा है जो नोट्स बनाते हैं वो नोट कमाते हैं। अगर आप आरसीएम में नोट कमाना चाहते हो तो नोट्स बनाइए। आप नोट बनाना बहुत अच्छी बात है सर। मेरे सामने यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर, ऊपर नीचे करके स्क्रीन को एक मिस पूजा वर्मा जी है सर, वो नोट्स बना रही है सर मीटिंग के। बहुत अच्छा लग रहा है सर नोट्स बनाते हुए, आपको देखते हुए। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्त, में ना टाई लगाने से, ना सूट पहनने से, ना मीटिंग में आगे बैठने से, ना नोट्स बनाने से, ना जय आरसीएम के नारे लगाने से कामयाबी आने वाली नहीं है। कामयाब अगर आप इस बिजनेस में होना चाहते हो तो नंबर 3, डेली एक्शन आपको करना पड़ेगा। अब डेली एक्शन में करना क्या है? जब भी आप रात को सो ना साहब, जब भी आप रात को सोने लगो, आप एक काम करिए सर, एक डायरी बनाइए सर। हेलो, एक डायरी बनाइए, उस डायरी के अंदर कुछ लाइन लगाइए और उसके ऊपर लिखिए DBR। DBR का मतलब होता है डेली बिजनेस रिपोर्ट। DBR मतलब डेली बिजनेस रिपोर्ट। ऐसे एक आप रिपोर्ट तैयार कीजिए, बीच में कुछ उसके लाइनें लगाइए। अब सोने से पहले डेली एक्शन के अंदर जो जो काम हमें करने हैं वो मैं बताना चाहूंगा। डेली एक्शन के अंदर सबसे पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए, आज खरीदा कितना? आरसीएम के अंदर मेरी ये आईडी बनी हुई है, इस आईडी नंबर पे जितनी सेल होगी साहब, कंपनी में भीलवाड़ा में जो कंप्यूटर लगा है ना, उसको आपकी शक्ल समझ में नहीं आती है, उसको आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आती है। कंपनी के कंप्यूटर को परचेज वॉल्यूम समझ में आता है। तो सबसे पहले नंबर पे आप जितना परचेज वॉल्यूम खरीदोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा आएगा। तो सबसे पहला सवाल, आज खरीदा कितना? दूसरा सवाल, आज मैंने बेचा कितना? वी आर द बिजनेसमैन। अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन मानते हो तो मेरे दोस्त कुछ ना कुछ आपको बेचना होगा।
तो पहला सवाल आज खरीदा कितना, दूसरा सवाल आज बेचा कितना, तीसरा सवाल आज प्लान कितने, आज प्लान कितने दिखाए सर। आरसीएम के अंदर 8 कोर स्टेप है साहब। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, इस आरसीएम के लिए 21 नियम बनाए गए, 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल, और उसमें 8 कोर स्टेप के अंदर ये बताया गया अगर आप पार्ट टाइम भी आरसीएम कर रहे हो ना, आपकी तमाम अपलाइनें, तमाम कामयाब लोग ये कहते हैं अगर आप पार्ट टाइम भी आरसीएम कर रहे हो आपको डेली 2 प्लान दिखाने चाहिए, और अगर आप फुल टाइम आरसीएम कर रहे हो तो फिर 10 प्लान भी दिखाओ तो भी मेरे दोस्त कम है। चलिए 2 प्लान की भी एवरेज लगाएं तो कम से कम 2 प्लान तो डेली होने चाहिए सर। तो पहला सवाल खरीदा कितना, दूसरा सवाल बेचा कितना, तीसरा सवाल प्लान कितने, चौथा सवाल आज फॉलो अप कितने, क्योंकि साहब 95% रिजल्ट ये लोग केवल मात्र फॉलो अप लेने से आते हैं। तो चौथा सवाल आज फॉलो अप कितने, पांचवा सवाल आज होम मीटिंग कितनी, छठा सवाल आज फोन कॉल कितने, और सातवां सवाल आज मीटिंग और सेमिनार के एडवांस टिकट सेल कितने, है ना। आपके अगल बगल में जो भी कोई मीटिंग सेमिनार हो रहा है आपके बैग में उसकी एडवांस टिकट है या नहीं है, और अगर है तो आज आपने कितनी टिकट बेची सर। तो छठा सवाल आप अपने आप से पूछिए आज मीटिंग सेमिनार के एडवांस टिकट सेल कितने साहब। अब ये इस तरह की डीबीआर रिपोर्ट आपने बनाई, अब आप वहां पे डीबीआर रिपोर्ट के सामने अगर आपने इनमें से सारे काम किए तो यस लगाइए वरना नो लगाइए, और इसी तरह से आप 1 महीना वो डीबीआर रिपोर्ट बनाइए, और फिर आप चाहो तो साहब अपलाइन के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चे को जाके दिखा दीजिए और अपने बच्चे को बोलिए कि बेटा मेरी अपलाइन ने बोला है कि आरसीएम में कामयाब होने के लिए 5 से लेके 10 साल तुझे ये काम करने होंगे। अब मैं पिछले 1 महीने से ये काम कर रहा हूं, तुम मेरी रिपोर्ट देख के बताओ मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। अरे 10 साल का बच्चा भी आपको बता देगा कि तुम कामयाब होने वाले ट्रैक पे चल रहे हो या तुम ट्रैक से उतर चुके हो साहब। हेलो, आप कामयाब, आप राइट ट्रैक पे हो या फिर आप गलत ट्रैक पे चल चुके हो, आपका 10 साल का बच्चा आपको बता देगा। तो नंबर 3 मेरे दोस्त आपको इस बिजनेस में क्या करना है, डेली एक्शन। हेलो, नंबर 3 आपको साहब डेली एक्शन करना है। आइए साथियों इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साहब। काम नंबर 4 आपको क्या करना है। देखिए सर, आरसीएम जो है ना सर, एक माहौल का बिजनेस है, और आज तक आपने जितने भी लोगों को काम करते हुए देखा, जितने भी लोगों को आपने आरसीएम में आज बड़े लेवल पे देखा है, मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वस्त, राजाराम सारण, राकेश शर्मा, जितने भी आज बड़े बड़े अचीवर्स को आप सब लोग जानते हो, वो सारे के सारे बड़े अचीवर उन माहौल की पैदावार है सर। पहले ही दिन किसी ने ये नहीं बोला था लाइए मुझे बताइए सर आरसीएम का प्लान क्या क्या है, मैं सर डेली 2 प्लान बताऊंगा, मैं सर 100% सामान यूज करूंगा। किसी ने नहीं बोला था सर। जितने भी आज आप आरसीएम में कामयाब लोगों को जानते हो, उन सभी लोगों ने सबसे पहले इस बिजनेस को ज्वाइन करने में आनाकानी की होगी। अगर ज्वाइन कर भी लिया होगा तो काम करने में आनाकानी की होगी, लेकिन उनकी अपलाइनों ने उन्हें किसी ना किसी प्रोग्राम में जाके बिठाया, किसी ना किसी बड़े माहौल में उनकी अपलाइन उन्हें लेके गई। सो मेरे कहने का मतलब है आज जितने भी बड़े बड़े अचीवर आपको दिखाई देते हैं वो किसी ना किसी माहौल की पैदावार है। और आज मैं आपको एक बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए प्रोडक्ट प्लान और आपकी अपलाइन, ध्यान से सुनिएगा साहब, प्रोडक्ट प्लान और आपकी अपलाइन का जो रोल है वो केवल मात्र 5% है। इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए 95% आपके माइंड सेट का रोल है सर। 95% आपकी अपनी सोच का रोल है। और किसी कामयाब इंसान ने क्या खूब कहा है, छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। इसका मतलब क्या है साहब, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले कामयाबी वाला माइंड सेट तैयार करना होगा। हेलो, किसी कामयाब इंसान ने क्या खूब कहा है सर, गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, बल्कि कामयाब लोग ये कहते हैं अगर जिसकी सोच गरीब है ना वो इंसान गरीब है, और जिसकी सोच अमीर है वो इंसान गरीब है। तो सबसे पहले मेरे भाई एक अमीरों वाली सोच तो बनाइए, अमीरों वाला माइंड सेट तो तैयार करिए, और वो अमीरों वाली सोच, वो अमीरों वाला माइंडसेट एक बड़े प्रोग्राम में जाके हमारा बनने वाला है। तो काम नंबर 4 आपको क्या करना है, इस बिजनेस की डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम की ABCD, आपको चाहे कुछ भी नहीं आता हो, आप आरसीएम के बारे में 0 नॉलेज रखते हो, आपको रूपराम की तरह बोलना आए या नहीं आए। आप में से आज कई लोगों को क्या लग रहा होगा, यार रूपराम जी बड़े फराटे से बोल रहे हैं, काश मुझे भी ऐसा बोलना आता, पर मुझे तो बोलना नहीं आ रहा है। अरे सर, जरूरी नहीं है हर इंसान की क्वालिटी एक जैसी हो, जरूरी नहीं है। हमारे गुरुदेव जैनारायण सर की जगह उनके बारे में तो कहा जाता है जो पानी में आग लगा दे,
अरे जिनके प्रोग्राम में मुर्दा आदमी को बिठा दो वो जिंदा कर दे, है ना, ये जैसर की क्वालिटी है। तो जरूरी थोड़ी है कि सबकी क्वालिटी जैसर जैसी होगी। तो साथियों हम बताना चाहेंगे इस बिजनेस में आपकी क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, पढ़ाई कुछ भी हो सकती है। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गांव के हो, शहर के हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, जवान हो, इस बिजनेस की एबीसीडी भी आपको नहीं आए, लेकिन अगर आपने एक काम करना शुरू कर दिया, इस बिजनेस की मीटिंग सेमिनार की बड़ी तैयारी अगर आपने करना शुरू कर दिया, हेलो, इस बिजनेस की मीटिंग सेमिनार की अगर बड़ी तैयारी आप लोगों ने करना शुरू कर दिया, तो साहब इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आप सब लोगों के सीनियर साथी मिस्टर डीके सिंह, अरे मैं उनका एग्जांपल देता हूं सर इस बात को लेके कि डीके सिंह जी ने सुल्तानपुर से बिजनेस की शुरुआत करी। सबसे पहले उन्होंने सुल्तानपुर को डेवलप किया, उसके बाद धीरे धीरे अगल बगल में जगदीशपुर, अयोध्या, बलरामपुर, पता नहीं ना जाने कितने स्टेशन ओपन कर दिए। आज उत्तर प्रदेश के ज्यादा नहीं तो 15-20 स्टेशनों पे आज सिस्टम की मीटिंगें होती है। 15-20 स्टेशनों पे आज प्रॉफिट वाली कोर लीडर्स की मीटिंग होती है। हम जैसे लोग वहां टाइम देने के लिए आते हैं सर, हम जैसे लोग वहां टाइम देने के लिए आते हैं। डीके सर ने मेरा 2026 तक के कई संडे ले रखे हैं सर। तो साथियों इस बिजनेस में बताया जाता है कि जो भी लीडर, जो भी साथी मीटिंग सेमिनार की बड़ी तैयारी करना सीख गया, उसे दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे, अगर आप इस बिजनेस में नए हो, आप अगर इस बिजनेस में वाइटल हो, तो आप सबसे पहले आप खुद और अपनी पूरी टीम को जाके उस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए जो आपके अगल बगल में हो रहे हैं। अब अगर आप सबसे पहले आप उस प्रोग्राम के जाके अंदर जाके हिस्सा बनोगे, अपने 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 लोगों को उस प्रोग्राम में लेके जाइए, और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाए, हाँ साथियों, म्यूट रखें और वेट करें। कभी कभी कॉल आ जाती है तो भी कनेक्शन कट जाता है, और लाइट चली जाती है तो वाईफाई बंद हो जाता है। तो प्लीज वेट और अपने आप को म्यूट रखें। थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा माफी चाहेंगे कि बीच में डिस्टरबेंस हुई। तो साथियों हम आपको यहाँ पे बता रहे थे कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है साहब, मीटिंग सेमिनार्स की बड़ी तैयारी करनी है। अगर आप शुरू में छोटे लेवल पे हो तो किसी प्रोग्राम का जाके हिस्सा बनिए। अब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाए, वैसे वैसे आप अपनी तैयारी को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। 2023 की एनिवर्सरी को याद कीजिए। अगर आप में से कोई भी लीडर 2023 की एनिवर्सरी में अगर दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर अगर आप गए होंगे, तो वहां पे आरसीएम के पहले करोड़पति, आरसीएम के अमिताभ बच्चन, आरसीएम के शाहरुख खान, आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आदरणीय अपलाइन हम सब लोगों के ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर मिस्टर मुकेश कोठारी, एक बार हम चाहेंगे उनके लिए भी शानदार वाली ताली बजाइए सर। मुकेश कोठारी ने 2023 की एनिवर्सरी के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हमें बताया, जब उनको मैसेज देने की उनकी बारी आई, मुकेश कोठारी ने बताया कि आरसीएम एक माहौल का बिजनेस है और एक लीडर को 3 तरह के माहौल यहाँ पे बनाने चाहिए, 3 तरह के काम यहाँ पे करने चाहिए। मुकेश कोठारी सर ने उस एनिवर्सरी में बोला, सबसे पहला माहौल में जाना, नंबर 2 माहौल में टीम को ले जाना, और नंबर 3 माहौल बनाना। यानी मुकेश कोठारी सर ने यहाँ पे लीडर को 3 चीजें बताई, माहौल में जाना, माहौल में टीम को ले जाना, और उसके बाद माहौल बनाना। मुझे एक बात बताइए सर, कब तक दूसरे के माहौल में जाके आप हिस्सा बनते रहोगे? मैं आज वाइटल अचीवर से पूछना चाहता हूं, मैं आज रॉयल्टी अचीवर से पूछना चाहता हूं, मैं आज टेक्निकल अचीवर से पूछना चाहता हूं, क्या आपके लेवल का कोई स्टेशन नहीं होना चाहिए? अगर आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो, मुझे एक बात बताइए सर, आप और आपकी टीम की पहचान कब बनेगी? आप और आपकी टीम की क्षमता का पता कब लगेगा? आप और आपकी टीम आगे कब बढ़ेगी? जब आपके नाम पे, आपके लेवल पे कोई एक स्टेशन डेवलप होगा। तो माहौल में जाना, माहौल में ले जाना और माहौल बनाना शुरू करिए। और जो लीडर इस बिजनेस के अंदर मीटिंग सेमिनार की बड़ी तैयारी करना सीख गया, उसे दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी। काम नंबर 4। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। काम नंबर 5, अगर आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो, तो मेरी कामयाबी का राज ये है सर, मैं टारगेट लेके काम करता हूं सर।
अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सर टारगेट लेके काम करिए। अरे सर कंपनी टारगेट देना दे, अपलाइन टारगेट देना दे, आप अपने आप को हर महीने की 1 तारीख को टारगेट देके घर से निकल जाइए। अपने आप से वादा करिए कि मेरा पिछले महीने का बिजनेस ये था और मुझे इस महीने ये करना है। मेरी पिछले महीने की ज्वाइनिंग इतनी थी, मुझे इस महीने इतनी करनी है। मेरी पिछले महीने की तैयारी, मेरी पिछले महीने की नई ज्वाइनिंग इतनी थी, मुझे इस महीने इतनी करवानी है। पिछले महीने मेरे सेमिनार में लोग इतने थे, मुझे इस महीने सेमिनार में इतने लोगों को बिठाना है। इस तरह का टारगेट लेके मेरे दोस्त घर से निकल जाइए, क्योंकि किसी कामयाब इंसान ने कहा है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। तो साहब आज एक बड़ा टारगेट लेके जाइए। अभी मेरे दोस्त 2026 आ रहा है, जब भी नया साल शुरू होने वाला होता है बहुत सारे लोगों के मोबाइल पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोग दूसरों को मैसेज करना शुरू कर देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, क्या किसी इंसान के ये कहने से हैप्पी न्यू ईयर, क्या हमारी जिंदगी हैप्पी हो जाएगी? सोच के मुझे जवाब दीजिए सर। अगर मान लो मैंने आपको ये मैसेज भेज दिया कि पाठक जी हैप्पी न्यू ईयर, तो क्या सच में आपकी जिंदगी हैप्पी हो जाएगी? नहीं सर। हैप्पी, किसी कामयाब इंसान ने कहा है जिंदगी के अंदर बड़ी कामयाबी सिर्फ तारीख बदलने से नहीं आती है, कैलेंडर बदलने से नहीं आती है सर। जिंदगी में बड़ी कामयाबी मेरे भाई अपने आप को बदलने से आती है। तो साहब 2026 का एक बड़ा टारगेट लेके आज इस प्रोग्राम से जाइए कि सर कुछ भी हो जाए, इस साल जो भी रहा मैंने काम धीरे किया, तेज किया। इस साल जो भी प्रॉब्लम रही, मैं अगले साल 2026 में अपनी ड्रीम पिन को हासिल करके रहूंगा, अपनी ड्रीम गाड़ी लेके रहूंगा, अपना ड्रीम लेवल हासिल करके रहूंगा। जो लोग मुझे ताने देते हैं, जिन लोगों ने मुझे कहा है पहले तेरा चेक देखेंगे, पहले तेरी गाड़ी देखेंगे, मैं उन लोगों पे, क्योंकि सुरेंद्र बस से मैंने एक बार सुना था अगर जिंदगी में किसी से बदला लेना चाहते हो तो साहब थप्पड़ मार के नहीं, अगर जिंदगी में किसी से बदला लेना चाहते हो तो थप्पड़ मार के नहीं, कामयाब होके दिखाइए। असली बदला मेरे दोस्त वो रहने वाला है। तो जिन लोगों ने ताने मारे, जिन लोगों ने नीचे गिराया, जो लोग साथ छोड़ के चले गए, जो आज साथ नहीं दे रहे हैं, जो आज काम नहीं कर रहे हैं, उनके मुंह पे हमें कामयाबी का तमाचा लगाना है और उन्हें 2026 में अपनी ड्रीम पिन हासिल करके, अपनी बड़ी गाड़ी लाके, अपना बड़ा चेक बना के हमें उन लोगों को दिखाना है कि बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जिसे वो ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है यारों बुज़दिलों के वास्ते, ये दुनिया नहीं है मेरे यारों बुज़दिलों के वास्ते। तो साहब एक बड़ा टारगेट यहाँ से लेके जाइए, अपनी अपलाइन से बैठ के प्लानिंग कीजिए, अपलाइन से बैठ के काउंसलिंग कीजिए और उस टारगेट पे नहा धो के लग जाइए। कामयाबी एक दिन आपके कदमों में होगी। आप लोगों से मिलके बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मेरे मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकला हो, जाने अनजाने में किसी के दिल भावना को ठेस लगी हो, तो हम माफी चाहते हैं। आपसे मिलके बात करके अच्छा लगा। अगर मौका मिला तो फिर आपके बीच में आएंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू जो भी होस्ट हैं, प्रोग्राम को होस्ट करना चाहते हैं, और हम चाहेंगे आज कुछ सीनियर साथी अपना ओवरव्यू भी दें। तो थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे। जय भारत, जय आर सिंह। बहुत बहुत